हेलो अवनी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। एज एक्सपेक्टेड तुम तो बड़ी या बहुत बड़ी प्रॉब्लम ही करते हो। अब क्या कर दिया तुमने? मैं पापा के साथ एंटीक शॉप पर आया था, लेकिन अचानक यहाँ पर एक स्टैचू जमीन पर गिरकर टूट गया। तो अब ये लोग उस स्टैचू के पैसे मांग रहे हैं, 30 लाख। क्या 30 लाख एक स्टैचू के लिए? हाँ, मुझे कुछ समझ में। गौतम, आर यू क्रेजी? पूरा दिन घर बैठे रहते हो, मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो, उससे तुम्हारा पेट नहीं भरता जो आजकल तुम मेरे लिए नई नई प्रॉब्लम्स खड़ी करने लगे हो। अब मैं कहाँ से लाऊं 30 लाख इतने शॉर्ट नोटिस पर? अपनी बात कहते हुए अवनी एक पल के लिए खामोश हो गई। 30 लाख सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। गौतम भी अवनी के गुस्से के आगे कुछ कह नहीं पाया। आई एम सॉरी, तुम्हारी ये रोज रोज की आदत हो गई, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। ये प्रॉब्लम तुमने खड़ी की है, तुम ही इससे निपटो। लेकिन अवनी। इससे पहले कि गौतम अपनी बात पूरी कर पाता, अवनी ने गुस्से में फोन काट दिया। गौतम का चेहरा पसीने से तरबतर हो चुका था। आज गौतम और अवनी की शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन गौतम आज भी अवनी के घर एक घर जमाई बनकर ही रहता था, जहां उसकी हैसियत एक नौकर जितनी ही थी। वो नौकर की ही तरह कभी सास की साड़ी आयरन करता तो कभी अवनी की गाड़ी साफ करता। घर की रसोई से लेकर घर की सफाई तक का सारा बोझ उसी के सिर पर था। वहीं अवनी कभी कभी अपने पति की ये हालत देखकर बहुत झल्ला जाती थी, क्योंकि घर का पूरा फाइनेंशियल बोझ सिर्फ उसी के सिर पर था। लेकिन अवनी, ये स्टैचू पापा के हाथ से टूटा है, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे समझाने का मौका तो दिया होता, बिना मेरी बात सुने फोन काट दिया। गौतम अवनी को फिर से कॉल करने जाता है, तभी शोरूम का मैनेजर कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ उसके सामने आ जाता है। सभी की शक्ल पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। मैनेजर ने गुस्से में कहा, क्या हुआ मिस्टर? 1 घंटा हो गया, लेकिन अभी तक न पैसे आए और न तुम्हारी मदद के लिए कोई आदमी। और कितनी देर मुझे तुम्हारे आगे पीछे घूमना है? ऊपर से वो बुढ़ा शॉप से भागने की कोशिश कर रहा था। डैडी जी, मैनेजर ने गुस्से में जवाब दिया। हाँ, वो तो अच्छा है गार्ड्स की नजर इस पर पड़ गई, वरना वो तो यहां से रफू चक्कर होने का पूरा प्लान बना चुका था। देखो मिस्टर, 2 बज रहा है और 5 बजे तक अगर तुमने उस एंटीक स्टैच्यू के पैसे नहीं भरे तो मैं पुलिस को बुलाकर इस बुढ़े को अंदर करवा दूंगा, और ये बॉडीगार्ड तुम दोनों की खातिरदारी करेंगे, वो अलग से। समझ में आई मेरी बात? ये बात कहते हुए मैनेजर गुस्से में गौतम की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा और अगले ही पल वहां से निकल गया। गौतम मैनेजर की बात सुनकर खामोश खड़ा रहा, लेकिन तभी एक 52-55 साल के एक बुजुर्ग आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। डैडी जी, ये लोग बिना पैसे लिए हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे। लेकिन बेटा, मैं जेल नहीं जाना चाहता, प्लीज कुछ करो। मेरी जगह तुम जेल चले जाओ। आखिरकार हमारे परिवार ने तुम्हें 3 साल तक रहने के लिए छत दी है, इतना तो तुम मेरे लिए कर ही सकते हो। डैडी जी, मैं चला तो जाऊं, लेकिन ये बहुत स्ट्रिक्ट है। आपने अभी देखा ना कि किस तरह से वो मैनेजर धमकी देकर गया है। तो फिर इन्हें पैसे दे दो। मैं जेल नहीं जाना चाहता, कुछ भी करो, लेकिन मुझे यहाँ से छुड़ाओ। डैडी जी, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? ये लोग 30 लाख रुपए मांग रहे हैं और मेरी जेब में 30 रुपए भी नहीं है। आप जानते तो हैं, मुझे खर्चे के लिए भी अवनी पैसा देती है। मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है जहां से पैसा आए। तुम अवनी को फोन करो, मैं उससे किया था, लेकिन इससे पहले कि मेरी बात पूरी होती उसने फोन काट दिया। 1 नंबर के यूजलेस जमाई हो तुम। मेरी बेटी के सामने अपनी बात भी नहीं रख सकते। कॉल लगाओ, मैं बात करता हूँ। गौतम ने बिना कुछ जवाब दिए अवनी का नंबर डायल कर लिया। इससे पहले कि रिंग पूरी होती, अवनी ने गुस्से में कॉल काट दिया। ये देखकर अनिल ने गौतम के हाथ से मोबाइल ले लिया और लगातार अवनी को कॉल करने लगा। कुछ देर बाद ही अवनी ने तंग आकर कॉल उठा लिया। गौतम, मुझे काम में डिस्टर्ब करना बंद करो, मैं आज तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। अवनी बेटा। डैड? बेटा प्लीज हमारी मदद करो। अगर इन लोगों को हमने पैसे नहीं दिए तो ये मुझे जेल में डाल देंगे। क्या? लेकिन आपको क्यों? गलती गौतम की है तो उससे जेल? बेटा, दरअसल वो स्टैच्यू मेरे हाथ से टूटा है।
मैं उस स्टैच्यू की फोटो ले रहा था तो गलती से उस पर मेरा हाथ लग गया और वो जमीन पर गिर गया। डैड, गौतम हमारे घर पर कम प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जब आप भी शुरू हो गए। बेटा मैं ठीक है, कहाँ पर हो आप? मैं मॉम को लेकर आती हूँ। जोधपुर एंटीक्स, माधव नगर। ठीक है, मैं आती हूँ। अवनी ने अपनी बात खत्म कर फोन काट दिया और एक टक खाली दीवार को देखने लगी। अब उसके सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी थी, जिससे निकलना उसके लिए आसान नहीं था। दरअसल अवनी के पिता अनिल सिंह जोधपुर के अमीर परिवारों में से एक थे, लेकिन अनिल की मां गायत्री देवी हमेशा से ही गौतम और अवनी की शादी के खिलाफ थीं। 3 साल पहले अवनी के दादाजी हिम्मत अग्रवाल गौतम से पुष्कर में टकराए थे और गौतम को पहचानते ही उन्होंने अपनी फेवरेट पोती अवनी के लिए उसे पसंद कर लिया। अवनी अपने दादाजी से बहुत प्यार करती थी और उनकी किसी भी बात को टाल नहीं सकती थी। पर शादी के कुछ ही वक्त बाद हिम्मत अग्रवाल दुनिया को अलविदा कह गए, इस राज के साथ कि उन्होंने गौतम को अवनी के लिए क्यों चुना, कैसे पहचानते थे वो गौतम को। फिर उनके जाने के बाद परिवार की भागदौड़ उनकी पत्नी और अवनी की दादी गायत्री देवी ने अपने हाथों में ले ली। गायत्री देवी अपने परिवार के रुतबे और नाम का बहुत ध्यान रखती थी और साथ ही अपने परिवार में गौतम नाम का धब्बा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसलिए उन्होंने हिम्मत जी के जाने के बाद अनिल और उसके परिवार को अग्रवाल मेंशन से अलग कर दिया। अवनी आज भी ये सदमा भूल नहीं पाई थी। वो दिखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही दिमाग से तेज, लेकिन अब दिन रात उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती रहती थी कि अपने परिवार की हालत कैसे सुधारी जाए। आज एक बार फिर उसके सामने मुसीबत खड़ी थी। वो अगले ही पल अपनी मॉम गीता के साथ माधव नगर जाने के लिए गई, जो जोधपुर का सबसे बड़ा एंटीक मार्केट था। वहीं दूसरी तरफ गौतम शोरूम के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। अनिल उसके पास में ही बैठकर अवनी के आने का इंतजार कर रहा था। उनके आसपास बहुत सारे लंबे चौड़े बॉडीगार्ड्स खड़े थे, जिनके हाथों में बड़ी बड़ी गन्स थीं। तभी उसी वक्त अवनी अपनी मॉम गीता के साथ शोरूम के अंदर आ गई। डैड, आप ठीक तो है ना? और ये सब हुआ कैसे? आप लोग इतने महंगे मार्केट में आखिर क्या करने आए थे? अनिल बिना जवाब दिए गौतम को देखने लगा। एक्चुअली वो हम आ ही रहे थे, लेकिन रास्ते में ये मार्केट दिख गया और डैड स्टैचू देखने के लिए अंदर आ गए और फिर एज यूजुअल तुम ये काम भी ढंग से नहीं कर पाए। और अगर इन्हें ये स्टैचू देखने की इच्छा थी तो तुम इन्हें संभाल नहीं सकते थे। लेकिन मॉम, मैं क्या करता? डैड ने ही मुझे बाहर वेट करने को कहा था। इन्होंने कहा और तुमने मान लिया। इतने आज्ञाकारी कब से हो गए तुम? मॉम, ये सारी बातें हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। अभी हमारे सामने जो प्रॉब्लम है उसके बारे में सोचते हैं कि 30 लाख कहाँ से आएंगे। इसी बात पर गुस्सा आ रहा है। ससुर जी तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी नहीं छोड़ पाए, पर ये पनौती हमारे नसीब लिख गए। मॉम, क्या मॉम? एक स्टैच्यू के लिए घर और कार बेचकर सड़क पर सो जाए क्या? और बेच भी देंगे तो भी इतने सारे पैसे नहीं आने वाले। सभी प्रॉब्लम का हल ढूंढने के लिए सोच में पड़ गए। टाइम निकलता जा रहा था। सभी के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर की नजर बराबर अनिल पर ही थी। उसने पैसे मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी और कमिश्नर साहब को इन्फॉर्म कर दिया और 3 घंटे पूरे होने का वेट करने लगा। साथ ही बॉडीगार्ड्स भी मैनेजर के कमांड के इंतजार में थे। डैड, हम दादी सा से मदद नहीं मांग सकते क्या? मैं बाद में उन्हें सारे पैसे दे दूंगी। वो कभी हाँ नहीं करेंगी और इसकी वजह तुम अच्छे से जानती हो। हाँ, लेकिन एक बार पूछने में क्या हर्ज है? मैं कॉल करती हूँ। अवनी ने अगले ही पल अपनी दादी गायत्री देवी को कॉल लगा दिया, पर यही डर सता रहा था कि गायत्री देवी उसका फोन उठाएंगी कि नहीं। लेकिन अगले ही पल जब फोन पर अवनी ने अपनी दादी की आवाज सुनी तो वो चौंक गई। दादी सा, मैं तुम्हारा नंबर है मेरे पास, बोलो क्या काम है? अवनी ने एक गहरी सांस लेकर अपनी दादी को पूरी बात बता दी। गायत्री देवी बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। अवनी की बात खत्म होते ही वो कुछ देर के लिए चुप हो गईं। ठीक है, मैं पैसे भेज दूंगी, लेकिन तुम्हें इसके बदले
मेरी एक शर्त माननी होगी। शर्त? कैसी शर्त? हमारी फैमिली जल्द ही जोधपुर की सबसे बड़ी कंपनी मैरियट ग्रुप के साथ मिलकर काम करने जा रही है। अगर आज भी तुम्हारी आंखों में मेरे लिए कोई इज्जत है और तुम मुझे अपनी दादी मानती हो, तो अभी के अभी उस गौतम को तलाक दे दो और मैरियट ग्रुप के चेयरमैन के बेटे कबीर से शादी कर लो। दादी साहब, ये कैसी बात कर रही है आप? इस बार गौतम की कोई गलती भी नहीं है। मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन मेरे पापा आपके बेटे हैं, आप अपने ही बेटे के साथ। अनिल जिस प्रॉब्लम में है उसकी वजह तुम ही हो, इसलिए तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। आराम से सोच के मुझे जवाब दे दो। इससे पहले कि अवनी कुछ जवाब दे पाती, गायत्री देवी ने कॉल काट दिया। कॉल कटते ही सभी एक दूसरे को देखने लगे। अवनी को अब सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अवनी को इतना परेशान देखकर गौतम ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अवनी, डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। अब क्या करोगे तुम? इतनी बड़ी रकम बाहर भीख मांग कर लाओगे? अवनी बेटा, मेरी बात मान तो इस लड़के को तलाक दे दे आज ही। ये तेरी लाइफ से आउट तो तेरी दादी साहब फिर से हमें फैमिली में एंट्री देंगी। बेटा एक काम कर, तू कबीर को कॉल कर, वो तेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो जरूर तेरी हेल्प करेगा। कबीर के पापा बहुत बड़े आदमी है, उनके लिए 30 लाख तो बहुत मामूली बात है। गीता को अब कबीर के सिवा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन कबीर का एक ऐसा सच था जिसे अवनी अच्छे से जानती थी। दरअसल कबीर मैरियट ग्रुप के वाइस चेयरमैन शेखर आनंद का इकलौता बेटा था, जो बचपन से ही अय्याश था। लड़कियां उसकी कमजोरी थी, इसलिए हर तीसरे चौथे दिन कोई न कोई नई लड़की उसका शिकार हो जाती। यूं तो उसके ऊपर बहुत सारे केस भी हुए, लेकिन शेखर आनंद के रुतबे और पैसों के आगे किसी पुलिस वाले की नहीं चली। कबीर ने कई बार अवनी पर भी अपना हाथ आजमाने की कोशिश की थी। वो कॉलेज में भी अवनी के आगे पीछे ही घूमता रहता था, लेकिन अवनी ने कभी उसे घास तक नहीं डाली। वहीं दूसरी तरफ गौतम, जो अभी तक शांत था, कबीर का नाम सुनते ही आग बबूला हो गया। लेकिन इस वक्त कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो तुरंत अपना फोन निकालकर शोरूम से बाहर चला गया। शोरूम के बाहर जाते ही उसने मोबाइल में एक नंबर डायल कर लिया। जैसे जैसे उसे फोन की रिंग सुनाई दे रही थी, वैसे वैसे उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थी। फोन पिक होते ही गौतम को एक लंबी खामोशी सुनाई दी। मुंशी जी। सामने से किसी ने कड़क आवाज में जवाब दिया, खंबा गाड़ी हुकुम। ये बात सुनते ही गौतम एक पल के लिए चुप हो गया। क्या अवनी अपने परिवार को इस मुसीबत से निकाल पाएगी? आखिर गौतम ने किसे फोन किया था? क्या कबीर अवनी की मदद करेगा? खंबा गाड़ी हुकुम। फोन पर भारी आवाज सुनकर गौतम का गला भर आया था। वो अपने आप को संभालते हुए शोरूम के अंदर आकर कोने में बनी एक जगह पर बैठ गया। घड़ी खम्मा मुंशी जी, कैसे हैं? गौतम इस वक्त जिस शख्स से बात कर रहा था वो कोई और नहीं, उसके पापा रघुवेंद्र सिंह राठौड़ के मुंशी कमल स्वरूप थे, जो रंजोर की रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। गौतम रघुवेंद्र का सबसे छोटा बेटा था, जो असल में रंजोर का राजकुमार था। गौतम अपने पैलेस सुमेर भवन में ही बड़ा हुआ था। यह कहना गलत नहीं होगा कि वो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे गौतम बड़ा होता गया, उसके दिल में बाहर की दुनिया को जानने पहचानने की दिलचस्पी बढ़ती चली गई। वो हमेशा से अपनी शाही जिंदगी से तंग रहता था, और फिर एक दिन रघुवेंद्र ने उसकी शादी अपने खास दोस्त की बेटी दीपशिखा के साथ तय कर दी। हालांकि दीपशिखा गौतम की बचपन की दोस्त थी। वो उससे प्यार नहीं करता था, पर उसकी फैमिली कुछ सुनना नहीं चाहती थी। इसलिए जिस दिन शादी तय हुई, गौतम सजे हुए मंडप को सूना छोड़कर भाग निकला। सुमेर भवन में आज भी वो मंडप उसी तरह सजा हुआ था। मैं तो चोखो हूँ, बस थारी बहुत याद आवे है हुकुम। जब से आप गए हो महल सूना हो गया है। और मुंशी जी, मुझे आपकी मदद चाहिए।
मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। हम जानते हैं आप किस मुसीबत में फंसे हो। ये मुंशी तो ये भी जाने है कि आप इस वक्त हो कहाँ, किस फैमिली के घर जमाई बनकर रह रहे हो। आपकी सास, ससुर और पत्नी सबके बारे में इस मुंशी के पास पक्की खबर से। गौतम ये बात सुनते ही हैरानी से अपने आसपास देखने लगा और शोरूम से बाहर चला गया। वो पिछले 4 साल से अपने परिवार और रंजोर से दूर भाग रहा था, लेकिन उसके पापा उसकी एक एक चीज पर नजर रखे हुए थे। ठीक है, फिर अगर आप इतना कुछ जानते ही हैं तो फिर अभी के अभी 30 लाख रुपए भिजवा दीजिए, मुझे जरूरत है। हुकुम, ऐसा क्यों कर रहे हो? आप एक राजकुमार होकर किसी के घर का काम कर रहे हो, जूठे और गंदे बर्तन साफ कर रहे हो। सुमेर भवन। मुंशी जी, मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं करनी। मेरे सामने अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप मेरी मदद करेंगे कि नहीं? 30 लाख तो हम अभी आपको दे देंगे, लेकिन बड़े हुकुम की वही शर्त है। क्या? आपको दीपशिखा बिटिया से शादी करनी होगी। क्या? मुंशी जी, मेरी शादी हो चुकी है। मैं दीप्ति से कैसे शादी कर सकता हूँ? ये पॉसिबल नहीं है। बड़े हुकुम आपकी शादी को नहीं मानते। आपके अचानक सुमेर भवन से चले जाने के बाद बड़े हुकुम के ऊपर कई सवाल उठे। ये मुंशी अपने मालिक की बात के खिलाफ नहीं जा सकता। पैसों के बदले आपको अपनी पत्नी को तलाक देना होगा और दीपशिखा बिटिया से शादी करनी होगी। ये बात सुनते ही गौतम सोच में पड़ गया। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वो मना करता, उससे पहले ही उसके सामने अवनी का चेहरा घूमने लगा, जो अपनी जान जोखिम में डालकर कबीर जैसे अय्याश लड़के से मदद मांगने जा रही थी। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मुंशी जी, मुझे 1 साल का वक्त चाहिए। 1 साल बाद मैं खुद अवनी को छोड़ दूंगा और बड़े हुकुम जिससे कहेंगे उससे शादी कर लूंगा। जहाँ 4 साल इंतजार किया है, वहाँ 1 साल और सही। बड़े हुकुम भी ये बात सुनकर खुश हो जाएंगे। ठीक है, फिर 30 लाख के साथ आपको मेरा एक और काम करना होगा। मुझे मैरियट ग्रुप चाहिए। मैरियट ग्रुप? लेकिन क्यों? वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। हुकुम, आपको शायद अभी बताना पड़ेगा, क्योंकि ये मुंशी इस वक्त मैरियट ग्रुप के बाहर ही खड़ा है। आप मैरियट में हैं? हाँ हुकुम, यहाँ तो काम पड़ता ही रहता है। आप यहाँ आ जाइए, तब तक मैं मैरियट खरीदने की डील का प्रोसेस शुरू करता हूँ। ठीक है, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। गौतम ने अगले ही पल कॉल काट दिया। वो मुंशी जी के काम करने के तरीके को जानता था। मुंशी कमल स्वरूप अपनी बोली के धनी थे, जिनके आगे बड़े बड़े लोगों का मुंह बंद हो जाता था। हालांकि उनकी उम्र 60 साल हो चुकी थी, लेकिन आज भी अपने काम करने की फुर्ती में वो जवानों को भी पीछे छोड़ देते थे। इसलिए रघुवेंद्र सिंह ने अपने बिजनेस का पूरा बोझ उनके कंधों पर डाल रखा था। गौतम एक पल के लिए शोरूम के अंदर जाने के लिए मुड़ा। उसी वक्त उसे गीता की आवाज सुनाई दी। गीता अभी भी अवनी को कबीर के पास जाने का बोल रही थी। जल्दी से पहले चेक ले आता हूँ, तभी मैं अवनी को कबीर के पास जाने से रोक सकता हूँ। और वो अगले ही पल ऑटो लेकर जोधपुर की सबसे बड़ी कंपनी मैरियट ग्रुप जाने के लिए निकल गया। ब्लू रंग की चमचमाती बिल्डिंग में काम करने वाला हर शख्स अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता था। गौतम गेट के बाहर खड़ा होकर अपने आसपास देख ही रहा था कि उसे महंगी कार से एक आदमी उतरकर उसके पास आता हुआ दिखा, जिसके हाथों में शाही छड़ी थी और गले में सोने की चेन। गौतम को करीब से देखते ही उस आदमी ने अपना चश्मा उतार लिया। उसकी आंखों की कोर गीली हो चुकी थी। मुंशी जी। गौतम ने अगले ही पल मुंशी जी को गले लगा लिया। जिस गौतम को दुनिया पिछले 4 साल से एक नॉर्मल सा इंसान समझ रही थी, उसका सच आज सिर्फ मुंशी जी ही जानते थे। गौतम आज भी इतने पैसे का मालिक था कि मैरियट जैसी 10 कंपनीज को वो पलक झपकते ही खरीद सकता था। मुंशी जी, कंपनी खरीदने की फॉर्मेलिटीज हो गई? आपका फोन आते ही मैंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी, बस आपके साइन करने की देर है। गुड। मेरा एक काम और है। इस कंपनी के चेयरमैन हैं शेखर आनंद।
जिनका एक बिगड़ा हुआ बेटा है, कबीर आनंद। मैंने सुना है कि शेखर आनंद के इशारे के बिना कंपनी का पत्ता भी नहीं हिलता। बिल्कुल सही। तो ठीक है, फिर मुझे लगता है कि मिस्टर शेखर आनंद को थोड़ा आराम करने की जरूरत है, तो उन्हें कंपनी से जेल भेजने की तैयारी करो। अब इस कंपनी की सारी पावर आपके ही हाथ में है। आप जो चाहें वो कर सकते हो। आप चाहो तो खुद भी चेयरमैन की पोस्ट संभाल सकते हो। नहीं मुंशी जी, मुझे चेयरमैन की पोस्ट नहीं चाहिए। यह बताइए कि इस वक्त कंपनी का वाइस चेयरमैन कौन है? अभिनव गुप्ता। ठीक है, अभिनव गुप्ता को फोन करके ये खुशखबरी दे देना कि वो आज से मैरियट के न्यू चेयरमैन है। अपनी बात कहते हुए गौतम कंपनी के अंदर चला गया। मुंशी कमल स्वरूप को देखकर कोई उनका रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लिफ्ट से जाते हुए गौतम की आंखों में एक अलग ही तरह की चमक साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अवनी की टेंशन बढ़ती जा रही थी। उसके सामने कबीर से मदद मांगने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। वो अगले ही पल मैरियट जाने के लिए निकल गई। इधर गौतम और मुंशी जी को ऑफिस के अंदर देखते ही एक 32 साल की औरत ने उन्हें कैबिन के बाहर रोक दिया। ये औरत शेखर आनंद की पर्सनल सेक्रेटरी शालिनी थी, जो मुंशी जी की पहचान से वाकिफ नहीं थी। अरे तुम दोनों अंदर कैसे आ गए, वो भी बिना किसी से पूछे? ये बात कहते हुए वो गौतम और मुंशी जी को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। मैं यहाँ के चेयरमैन अभिनव गुप्ता से मिलने आया हूँ। मिस्टर अभिनव गुप्ता इस कंपनी के वाइस चेयरमैन हैं। तुम जैसे सेल्समैन से बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलेंगे। अब यहाँ से निकलो, वरना मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। शालिनी की बात सुनते ही गौतम मुंशी जी को देखने लगा, लेकिन उसी वक्त गौतम के फोन पर अवनी का फोन आने लगा। इससे पहले कि वो फोन उठाकर जवाब देता, उसका मोबाइल लो बैटरी के कारण स्विच ऑफ हो गया। तुम जानती भी हो कि किससे बात कर रही हो? ये जोधपुर के। मुंशी जी, आप मिस्टर गुप्ता को बुलाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। गौतम को अब अवनी की चिंता सताने लगी थी। मुंशी जी ने उसकी बात सुनते ही अभिनव गुप्ता को कॉल कर बाहर बुला लिया। अभिनव गुप्ता मुंशी जी को अच्छे से जानता था। वो अपना काम छोड़कर तुरंत अपने कैबिन से बाहर आ गया। देखो, मैं दोनों को लास्ट वार्निंग। इससे पहले कि शालिनी अपनी बात पूरी कर पाती, पीछे से अभिनव की तेज आवाज सुनाई पड़ी। मिस शालिनी, ये क्या तरीका है गैस से बात करने का? सॉरी सर, लेकिन। शट अप। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी इस बदतमीजी के कारण मैं तुम्हें कंपनी से निकाल भी सकता हूँ। ये बात कहते हुए अभिनव मुंशी जी और गौतम को देखने लगा। ऑफिस में शालिनी की इस तरह से बेइज्जती पहली बार हुई थी, क्योंकि शेखर आनंद ने उसे कंपनी के काम से ज्यादा अपने काम के लिए रखा हुआ था। शालिनी को किसी न किसी गड़बड़ी की आशंका हो चुकी थी। वो बिना कुछ कहे स्मोकिंग जोन एरिया में चली गई। देखते ही देखते उसने शेखर आनंद को फोन पर यह सारी बात बता दी। वहीं दूसरी तरफ गौतम मुंशी जी के साथ ऑफिस की फॉर्मेलिटी पूरी करने में लगा हुआ था। तभी उसकी नजर घड़ी पर चली गई। 3 बज चुके थे। अब उसके पास सिर्फ 2 घंटे रह गए थे। वो जैसे ही डॉक्यूमेंट साइन कर ऑफिस से बाहर जाने लगा, उसे लिफ्ट के बाहर एक 45 साल का लंबा चौड़ा आदमी दिखाई दिया, जिसकी आंखों में गुस्सा भरा था। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? और अभिनव, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपने आप को चेयरमैन कहने की और शालिनी को फायर करने की? क्या तुम अपनी औकात भूल गए हो? ये बात सुनते ही गौतम मुंशी जी को देखने लगा। मैंने मिस्टर अभिनव को ये पावर दी है और आज से वही इस कंपनी के नए चेयरमैन हैं। अच्छा, और मैं पूछ सकता हूँ आप हैं कौन और कंपनी के अंदर कैसे घुस आए? मुंशी कमल स्वरूप। ये नाम सुनते ही शेखर आनंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मुंशी जी के बारे में अच्छे से जानता था, लेकिन अपने गुस्से के चलते उन पर ध्यान नहीं दे पाया। मिस्टर कमल, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरा मतलब, पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? ठीक है, चलिए मेरे कैबिन में चलकर बात करते हैं। बात करने का टाइम निकल चुका है मिस्टर शेखर आनंद। तुमने इस कंपनी के आड़ में कौन कौन से काले धंधे खोल रखे हैं, मुझे अच्छे से पता है। ये बात सुनते ही शेखर का गला सूख गया। वो अपना चश्मा उतारकर आसपास देखने लगा। ऑफिस में मौजूद बहुत सारे एम्प्लॉइज आसपास खड़े होकर उसी को देख रहे थे।
उसी वक्त गौतम ने उनके हाथ में एक लेटर थमा दिया जिसमें साफ लिखा था कि कंपनी का नया ओनर अब गौतम था। मिस्टर अभिनव, आप केबिन में आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुंशी जी, आप भी आइए। गौतम तुरंत शेखर आनंद के केबिन में चला गया, जिसके बाहर बड़े बड़े अक्षरों में चेयरमैन लिखा था। शेखर खामोश खड़ा सभी को जाते हुए देख रहा था। आज एक ही झटके में वो अपना सब कुछ गंवा बैठा था। वहीं केबिन के अंदर आते ही गौतम अपनी घड़ी में टाइम देखने लगा। वक्त निकलने के साथ ही उसके दिल में अवनी और उसकी फैमिली के लिए चिंता बढ़ती जा रही थी। मिस्टर अभिनव, आज से आप इस कंपनी के चेयरमैन हैं। सारे फैसले आप ही लेंगे। थैंक यू सर, मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ अपना काम करूंगा। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। गुड। एक बात और, मुझे जल्द से जल्द शेखर आनंद और उसके बेटे कबीर आनंद के सारे काले चिट्ठे चाहिए। इन दोनों ने बहुत सारी लड़कियों की लाइफ बर्बाद की है। अब इनका जेल में जाने का टाइम आ गया है। सर डोंट वरी, मेरे लॉकर में इनके खिलाफ सारे सबूत हैं। मैं जानता था कोई न कोई इनके खिलाफ आवाज उठाएगा। मुझे बस आज के दिन का ही इंतजार था। मैं आपको सारे सबूत दे दूंगा। ओके मुंशी जी, अब आप मुझे चेक दे दीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है। जी हुकुम। मुंशी जी ने अगले ही पल गौतम को चेक दे दिया, लेकिन तभी उनके फोन पर बाहर खड़े बॉडीगार्ड का कॉल आ गया। फोन उठाते ही मुंशी जी हैरानी से गौतम को देखने लगे। हुकुम, अवनी अभी अभी कबीर आनंद के केबिन में गई है। क्या? मुंशी जी की बात सुनते ही गौतम के पैरों तले जमीन सरक गई। वो कबीर की हरकतों को अच्छे से जानता था। क्या गौतम अवनी को कबीर के चंगुल से छुड़ा पाएगा? क्या अवनी गौतम की सच्चाई जान पाएगी? आखिर कैसे सुलझाएगा गौतम ये सारी गुत्थी? क्या होंगे इन सारे सवालों के जवाब? हुकुम, अवनी अभी अभी कबीर आनंद की केबिन में गई है। क्या? कबीर के बारे में सुनते ही गौतम की आंखें गुस्से में लाल हो गईं। वो ये बात अच्छे से जानता था कि कबीर ने अवनी को अपने केबिन में क्यों बुलाया। उसके केबिन में अक्सर एक ऐसा ड्रग रहता था जिसे वो हर लड़की के ऊपर इस्तेमाल करके उनका फायदा उठाता था। ऑफिस में बहुत सारे लोग इस सच्चाई से वाकिफ थे, लेकिन सभी लोग कबीर और शेखर के खिलाफ आवाज उठाने से डरते थे। लेकिन आज कबीर कंपनी के नए मालिक गौतम के गुस्से का शिकार होने वाला था। मुंशी जी की बात सुनते ही गौतम चेक लेकर कबीर के केबिन की तरफ चला गया। गौतम को जाता हुआ देखकर अभिनव हक्का बक्का रह गया और उसके पीछे जाने लगा। उसी वक्त मुंशी ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। आपको कहीं जाने की जरूरत ना है हुकुम, ये मामला खुद देख लेंगे। और हाँ, ध्यान रहे, हुकुम की असली पहचान किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। चोखी बात ना होगी। जी मुंशी जी। वहीं दूसरी तरफ अवनी कबीर के केबिन में पहुंच चुकी थी, जो बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर था। गौतम को अभी भी 10 फ्लोर क्रॉस करके अवनी तक पहुंचना था, जिस वजह से गौतम की आंखों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। लेकिन वहीं कबीर अपने काम में लग चुका था। उसके हाथ में रेड वाइन का ग्लास था और सामने एक शानदार सोफे पर अवनी बैठी हुई थी। अवनी ने कबीर के केबिन में आते ही उसे सारी बात बता दी। अवनी की बात सुनते ही कबीर उसके पास जाकर बैठ गया और उसे बार बार गंदी नजरों से देखने लगा। ओ अवनी, इतनी बड़ी बात हो गई और तुम मेरे पास अब आ रही हो। तुम्हें तो मेरे पास सबसे पहले आ जाना चाहिए था। ये बात कहते हुए उसने अवनी की तरफ रेड वाइन का ग्लास बढ़ा दिया। कबीर, मैं ड्रिंक नहीं करती। ये क्या बात हुई? तुम यहां तक आई हो तो मेरे साथ पीना तो पड़ेगा। वैसे भी ये बहुत महंगी वाइन है और इसमें अल्कोहल बहुत कम है। नहीं कबीर, थैंक यू, लेकिन मुझे जल्दी से जल्दी चेक लेकर शोरूम पहुंचना है। ये बात सुनते ही कबीर ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से चेक बुक निकाल ली। हाँ, तुम्हारे पापा वहां तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मैं अभी चेक पर साइन कर देता हूं, लेकिन अगर तुम मेरे साथ बैठकर ड्रिंक नहीं करोगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ड्रिंक के लिए सॉरी कबीर, लेकिन मैं तुम्हारे पैसे जितना जल्दी हो सकेगा वापस कर दूंगी। मुझे पैसों की परवाह नहीं है।
कबीर धीरे धीरे अवनी के करीब आने लगा। उसकी आंखों में उसकी मंशा साफ दिखाई दे रही थी। अवनी को अब डर लगने लगा। वो अपने आप को बचाते हुए सोफे के कोने तक आ पहुंची थी। कबीर ने अगले ही पल अपना हाथ अवनी के गालों पर रख दिया और उसकी आंखों में देखने लगा। अवनी, तुम्हारे पापा को आज जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता एक्सेप्ट मी। कबीर की बात सुनते ही अवनी के मन में उसके पापा का चेहरा चलने लगा। साथ ही आज वो गौतम को मन ही मन कोस रही थी। कम ऑन अवनी, इट्स जस्ट वन ड्रिंक। ड्रिंक करो और चेक ले जाओ, इसमें इतना क्या सोचना। ड्रिंक करने के बाद तुम पैसे दे दोगे ना? ऑफ कोर्स, पैसा मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कबीर ने धीरे धीरे अवनी के पास वाइन का ग्लास बढ़ा दिया और उसकी आंखों में देखने लगा। वो मन ही मन अवनी के साथ रात गुजारने का प्लान बना चुका था। उसकी नजर कभी अवनी की टांगों पर चली जाती तो कभी वो अवनी के होंठ देखने लगता। वहीं अवनी घबराते हुए वाइन से भरे ग्लास को देखने लगी। उसके सामने अब कोई रास्ता नहीं था, लेकिन ग्लास अपने होठों के आगे बढ़ाने से पहले ही उसे दरवाजे की जोरदार आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही कबीर का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। सामने गौतम खड़ा था। अवनी के हाथ में वाइन का ग्लास देखते ही गौतम गुस्से में कबीर को देखने लगा। कौन है बे तू और ऐसे अंदर कैसे आ गया? गौतम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अवनी, अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो ये आदमी तुम्हारे साथ। गौतम, तुम ये बात सोच भी कैसे सकते हो? मैं यहाँ कबीर से मदद मांगने आई हूँ और कबीर मुझे पैसे देने के लिए तैयार भी है। अवनी, तुम इस आदमी को जानती नहीं हो। अबे ओ, बहुत हुआ तेरा। तू जानता भी है किससे बात कर रहा है। रुक, तुझे तो। कबीर ये कहते हुए गौतम को मारने के लिए आगे बढ़ गया। कबीर, एक मिनट, ये मेरा हस्बैंड है। ओ, तो यही है वो घर जमाई, मनहूस कहीं का। अवनी से कहो कि अभी के अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांगे, वरना आज ये आदमी यहां से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। और ये चेक तो तुम भूल ही जाना। ये बात कहते हुए कबीर गौतम की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। उसके हाथों में 30 लाख का चेक था, लेकिन गौतम की आंखों में दूर दूर तक डर नहीं था। 3 साल पहले तुम्हारी ही तरह एक आदमी ने इसी तरह मेरे केबिन में घुसने की कोशिश की थी। उसके घर वाले आज तक उसकी लाश ढूंढ रहे हैं। मरने के बाद भी उसकी फैमिली उसकी शक्ल नहीं देख पाई। गौतम, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? कबीर से माफी मांगो और ये बात यहीं खत्म करो। लेकिन क्यों? मैं क्यों माफी मांगू, और वो भी इस आदमी से? अवनी, इस आदमी की खोखली बातों से डरने की जरूरत नहीं है। ये कुत्ता सिवाय भौंकने के कुछ नहीं करेगा। ये बात सुनते ही कबीर ने आगे आकर गौतम का कॉलर पकड़ लिया। अवनी बीच में आकर उसे समझाने लगी, लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। कुत्ता साले, अब तू गया 2 टके के घर जमाई। अब देखिए कुत्ता क्या करता है। आज के आज मैंने तेरी चर्बी नहीं उतारी तो मेरा नाम भी कबीर आनंद नहीं। कबीर ये कहते ही अपना मोबाइल निकालकर एक नंबर डायल करता है। ये देखकर अवनी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन गौतम अब तक शांत ही खड़ा था। हेलो इंस्पेक्टर शिवा, कबीर आनंद बोल रहा हूं। अभी कभी मैरियट आ जाइए, एक आदमी की खाल उधेड़नी है। अपनी बात कहकर कबीर गुस्से में फोन काटकर अवनी को देखने लगा। अवनी, चेक तो तुम भूल ही जाओ। अब ये फटीचर आदमी जेल जाएगा और वहां इसकी जिंदगी। कबीर प्लीज, मैं गौतम की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। अवनी, इस साले को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, और अब तो तुम्हें मेरे साथ रात गुजारनी होगी। मेरा बिस्तर गर्म करना होगा। ये बात सुनते ही गौतम ने गुस्से में कबीर का कॉलर पकड़कर उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया। गौतम, ये क्या किया? तुम जानते नहीं? यू आर फिनिश्ड मैन। ये थप्पड़ तुझे कितना महंगा। इससे पहले कि कबीर अपनी बात पूरी कर पाता, उसे दरवाजे से शेखर आनंद पुलिस वालों के साथ आता हुआ दिखाई दिया। डैड, इस कुत्ते ने आपके बेटे पर हाथ उठाने की कोशिश की है। अचानक ही कबीर की नजर हवलदारों पर चली गई, जिन्होंने शेखर आनंद के हाथों में हथकड़ी लगाकर उसे मजबूती से पकड़ा हुआ था। अपने पापा को इस हालत में देखकर कबीर की आंखें फटी की फटी रह गईं।
इससे पहले कि उसे ये बात समझ में आती, 2 हवलदारों ने उसे पकड़कर हथकड़ी पहना दी और घुटनों के बल जमीन पर गिरा दिया। इंस्पेक्टर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कबीर आनंद, मैं तुम्हें और तुम्हारे बाप को लोगों का पैसा लूटने, उनके साथ फ्रॉड करने और साथ ही बहुत सारी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। डैड, ये इंस्पेक्टर क्या बकवास कर रहा है? शेखर आनंद ने बिना कुछ कहे अपना सिर झुका लिया। उसके मुरझाए हुए चेहरे ने सारी सिचुएशन बयां कर दी थी। अवनी को अब तक कुछ समझ नहीं आ रहा था। गौतम उसी वक्त टेबल पर वाइन का ग्लास ध्यान से देखने लगा। इंस्पेक्टर साहब, कबीर आनंद जबरदस्ती मेरी वाइफ को ये रेड वाइन देने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगता है इस ड्रिंक में कबीर ने नशे की गोलियां मिलाई हैं। आप चेक कर सकते हैं। ये बात सुनते ही इंस्पेक्टर अपना रुमाल निकालकर रेड वाइन चेक करने लगा। उसने थोड़ी सी रेड वाइन अपने रुमाल में डाल दी, लेकिन कुछ ही देर बाद जब रुमाल का रंग सुर्ख नीला पड़ने लगा तो सभी हक्के बक्के रह गए। आपने सही कहा मिस्टर गौतम, इस वाइन में ट्राइजोलम ड्रग मिलाया गया है, जो बहुत खतरनाक ड्रग है। हवलदार, ये एविडेंस उठाओ और लेकर चलो बाप बेटे को। जेल की हवा खाएंगे तो दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। इंस्पेक्टर का ऑर्डर सुनते ही हवलदार कबीर और शेखर आनंद को जबरदस्ती उठाकर ले गए। कबीर चिल्लाता हुआ अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन आज उसके काले चिट्ठों का टाइम पूरा हो चुका था। एक ही झटके में ये ड्रामा खत्म हो गया और केबिन में गहरा सन्नाटा छा गया। रेड वाइन में ड्रग की बात सुनकर अवनी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, लेकिन गौतम ने समय रहते उसे कबीर जैसे दरिंदे के चंगुल से बचा लिया था। वो अपनी आंखों से आंसू साफ करके गौतम को देखने लगी। गौतम! अवनी की आंखों में आंसू देखते ही गौतम उसके करीब आ गया और प्यार से उसकी आंखों से आंसू साफ करने लगा। हालांकि आज उसके पास बताने के लिए बहुत सारी बातें थी, लेकिन वो इस वक्त अपनी सच्चाई बताना नहीं चाहता था। अवनी, अब रोने की जरूरत नहीं है। कबीर और उसके बाप को उनके किए की सजा मिल चुकी है। कबीर इससे पहले भी बहुत सारी लड़कियों के साथ। इससे पहले कि गौतम आगे कुछ कहता, अवनी रोते हुए सोफे पर बैठ गई। गौतम ने उसी वक्त अपनी जेब से 30 लाख का चेक निकालकर अवनी की तरफ बढ़ा दिया। ये देखो, मैंने डैडी जी को बचाने के लिए पैसों का इंतजाम कर दिया है। क्या? लेकिन तुमने इतना बड़ा अमाउंट इतनी जल्दी कैसे अरेंज कर लिया? गौतम के पास इस बात का जवाब नहीं था। आज अगर वो सच बताता तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता था, इसलिए वो बिना कुछ कहे खामोश खड़ा रहा। गौतम, जवाब दो, तुम्हें ये चेक किसने दिया? अवनी, ये पैसे मैंने अपने एक दोस्त से उधार लिए हैं। उसने हाल ही में अपनी कंपनी से बहुत अच्छा पैसा कमाया है, इसीलिए वो मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गया। अवनी हैरानी से उस चेक को देख रही थी। गौतम आज एक के बाद एक बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक करता जा रहा था। अवनी, हम ये पैसे आराम से वापस कर सकते हैं। मेरे दोस्त को पैसों की जल्दी नहीं है। वैसे भी वो इंडिया से बाहर है। डोंट वरी अबाउट द मनी। गौतम प्यार से अवनी की आंखों में देखने लगा। शादी के बाद आज उसने पहली बार अवनी की खूबसूरती को इतने करीब से देखा था, लेकिन तभी उसकी नजर घड़ी की तरफ चली गई। अवनी, चलो, हमारे पास सोचने का टाइम नहीं है। सिर्फ 40 मिनट रह गए हैं। शोरूम में मम्मी डैडी हमारा वेट कर रहे होंगे। गौतम की बात सुनते ही अवनी भी घड़ी में टाइम देखने लगी। इस वक्त उसके पास सवाल जवाब का टाइम नहीं था। उसे जल्दी से जल्दी शोरूम पहुंचना था। वो अगले ही पल गौतम के साथ शोरूम जाने के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ अनिल और गीता शोरूम के एक कोने में बैठे थे। बहुत सारे हट्टे कट्टे गार्ड्स ने उन्हें घेर रखा था। सभी को सिर्फ मैनेजर के कमांड का ही इंतजार था। साथ ही मैनेजर ने कमिश्नर को फोन करके शोरूम आने के लिए कह दिया था। 10 मिनट रह गए हैं। तुम्हारे दामाद और बेटी भी गायब हैं। मुझे नहीं लगता तुम लोग पैसा दे पाओगे, इसलिए जेल जाने के लिए। इससे पहले कि मैनेजर आगे कुछ कहता, उसे गौतम और अवनी गेट से आते हुए दिखाई दिए। उन दोनों को देखते ही अनिल की आंखें खिल उठी। अवनी बेटा, क्या हुआ? पैसों का कुछ इंतजाम हुआ? मेरा जी गले को आ गया है बेटा। मॉम, डोंट वरी, ये रहा चेक।
देखा बेटा, मैंने कहा था ना, कबीर हमारी मदद जरूर करेगा। सोने सा खरा है वो, इस गौतम की तरह नहीं है। चेक को देखते ही गीता की आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई और वो गौतम को गुस्से में देखने लगी। देखो, दिखाई दे रहा है ये चेक। खैर, तुम्हारी औकात से बहुत ऊपर है। वो तो अच्छा है कि कबीर मेरी बेटी का दोस्त है, वरना तुम आज के आज मेरी बेटी को तलाक दे दो। मैं अपनी बेटी की जिंदगी तुम्हारे जैसे निकम्मे के साथ खराब होते हुए नहीं देख सकती। कीसा कीसा ख्वाब देखे, लेकिन पल्ले बंद हो ये भूत। गीता ने ये कहते हुए अपने सिर पर हाथ रख लिया और पास में रखी कुर्सी पर बैठ गई। अवनी उसी वक्त गौतम को देखने लगी। मॉम, आप जैसा सोच रही हैं वैसा नहीं है। दरअसल अवनी, तू तो चुप ही रह। तुझे तो सही और गलत में फर्क ही दिखना बंद हो गया है। ये निठल्ला आदमी तेरे पल्लू से बंधा हुआ है, इसे छोड़ क्यों नहीं देती? अरे एक घर तो बिल्ली भी छोड़ देती है, ये तो उस बिल्ली। गीता की बात सुनकर आसपास खड़े गार्ड्स और मैनेजर एक दूसरे को देखने लगे। वहीं कबीर का नाम सुनकर अवनी को ड्रिंक वाली बात याद आ गई। मॉम, ये पैसे गौतम ने ही मुझे दिए हैं, कबीर ने नहीं। अवनी के मुंह से निकली बात ने सभी को हिला दिया। गीता और अनिल हैरानी से गौतम को देखने लगे। अच्छा, दोस्त ने दिए हैं या कोई फ्रॉड किया है? जरा मैं भी देखूं इसके कौन से दोस्त आ गए जिसने इस भिखारी को 30 लाख रुपए दे दिए। चलो फोन लगाओ, मुझे उसके दोस्त से बात करनी है। ये बात सुनते ही गौतम हड़बड़ाकर अपने आसपास देखने लगा। वहीं गीता लगातार शक भरी निगाहों से उसे देख रही थी। क्या गौतम पैसों का सच बताएगा? क्या कबीर गौतम से बदला लेगा? क्या होंगे इन सारे सवालों के जवाब? गीता के मुंह से फोन की बात सुनकर गौतम हड़बड़ा गया। फोन करो, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? मॉम, वो यहाँ नहीं रहता, वो बिजनेस के लिए बाहर गया है। उसके सेक्रेटरी ने मुझे ये चेक दिया है। इससे पहले कि गौतम आगे कुछ कहता, मैनेजर अपना काम छोड़कर उसके पास आ गया। मैनेजर अब शोरूम में ये सारा तमाशा खत्म करना चाहता था। आप लोग अपना ये फैमिली ड्रामा घर जाकर कर लेना, मुझे चेक दे दीजिए। हाँ प्लीज, ये लीजिए। चेक लेकर मैनेजर शोरूम में आ रहे कस्टमर्स को अटेंड करने में लग गया। गार्ड्स भी उसके पीछे शोरूम के दूसरे कोने में चले गए। लेकिन गीता के शक की सुई अब तक गौतम के इर्द गिर्द घूम रही थी। उसी वक्त अवनी ने आगे आकर कहा, मॉम, कबीर ने पैसे के बदले मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इससे पहले भी वो कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है, इसलिए अब वो जेल में है और अपने किए की सजा काट रहा है। आज अगर गौतम टाइम पर नहीं आता तो शायद कबीर अपने इरादों में कामयाब भी हो जाता। ये बात सुनते ही गीता हैरानी से गौतम को देखने लगी। उसे अभी तक अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। बेटा, तुझे तो कुछ नहीं हुआ ना? नो डैड, आई एम फाइन नाउ। फिर यही सबसे बड़ी बात है। अब ये गौतम कहाँ से पैसे लाया है मुझे उससे मतलब नहीं है, बस ये ले आया। जिंदगी में पहली बार कोई ढंग का काम किया है इसने। क्या खाक ढंग का काम किया है? पता नहीं किससे पैसे उधार लेकर आ गया, अब उसे देने भी तो पड़ेंगे। चेक तो ऐसे लेकर आया है जैसे यहाँ पैसों की खान लग रही है। ठीक है मॉम, अब घर जाकर बात करते, यहाँ सब लोग हमें ही देख रहे हैं। अवनी की बात सुनते ही सभी घर जाने के लिए निकल गए। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी और गीता गौतम के ऊपर ताने बरसाने का कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती थी। गौतम, अब यहाँ खड़े मत रहो, मेरे लिए चाय लाओ। जी मॉम। और सुनो, चाय में दूध और इलायची संभाल के डालना। तुम्हारे बाप दादा ने हमें कोई खजाना नहीं दिया हुआ है। गौतम ये सुनकर मन ही मन मुस्कुराता है, क्योंकि अवनी के दादाजी हिम्मत सिंह को अपना कारोबार शुरू करने के पैसे गौतम के दादाजी ने ही दिए थे। क्योंकि एक जमाने में हिम्मत सिंह के पूर्वज मुंशी जी की तरह रंजोर परिवार की सेवा करते थे। मुस्कुरा क्यों रहे हो? मुझे पता है कि तुम सारी मलाई खुद ही चट कर जाते हो। इस बार चाय अच्छी नहीं बनी ना, तो चाय कप में नहीं तुझ पे होगी। जी मॉम। ये कहते हुए गौतम तुरंत किचन की तरफ चला गया। उधर अनिल गीता और अवनी को थैंक यू कहता है। लेकिन पैसों का करना क्या है? ये गौतम जहाँ से भी लाया है हमें उसे वापस भी तो देने हैं। अभी तो यही मानो कि गले में फंदा लटका हुआ है। ये बात सुनकर अवनी अपनी सेविंग्स के बारे में सोचने लगी, क्योंकि उसे भी जल्दी से जल्दी गौतम के दिए हुए पैसे वापस लौटाने थे।
उसी वक्त गौतम हमेशा की तरह खाने के बारे में पूछने आ गया, क्योंकि घर में अक्सर ही गीता और अनिल की अलग अलग फरमाइश होती थी। मॉम, सेविंग्स वाले जितने भी पैसे हैं फिलहाल वो दे देते हैं, बाकी का मैं धीरे धीरे गौतम को दे दूंगी। ठीक है, लेकिन पहले इससे पूछो तो सही कि इसका अमीर दोस्त बाकी के पैसे बाद में लेगा या नहीं, क्योंकि सेविंग्स के तो सिर्फ 5 लाख ही हैं। कहीं वो मना कर दे तो? मॉम, वो बाद में ले लेगा, आप चिंता मत कीजिए। ऐसी बात है तो फिर हम बाद में ही देंगे। हाँ, लेकिन मॉम अभी गौतम को 5 लाख दे देना। हाँ हाँ, दे दूंगी। तेरे नाकारे पति की तरह मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। गौतम, जब तुम अपने दोस्त को पैसे दोगे तो मेरी तरफ से थैंक यू बोलना उसे, उसने हमारी बहुत बड़ी हेल्प की है। हाँ अवनी। फाइनली अवनी ने अब थोड़ी राहत की सांस ली। उसी वक्त गौतम ने सभी से खाने का ऑर्डर ले लिया। पिछले 4 सालों में गौतम घर का काम करने और खाना बनाने में इतना माहिर हो चुका था कि उसे किसी भी तरह की राजस्थानी डिश बनाने में टाइम नहीं लगता था। कुछ ही देर में सभी खाना खाकर अपने रूम में चले गए, लेकिन गौतम का काम खत्म नहीं हुआ था। वो किचन में बर्तन साफ करने में लगा हुआ था। उसने वक्त के साथ साथ हर चीज में अपने आप को ढाल लिया था। बर्तन साफ करते हुए उसके सामने अचानक ही अवनी का चेहरा आ गया। आज पहली बार उसने अवनी की आंखों में खुद के लिए इज्जत देखी थी। वो मन ही मन मुस्कुराता हुआ इस बात के बारे में सोच रहा था कि तभी उसके मोबाइल की रिंग बजने लगी। स्क्रीन पर अभिनव का नंबर देखते ही उसने कॉल उठा लिया। हेलो सर, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। मुझे अपॉइंटमेंट एग्रीमेंट पर आपके साइन चाहिए थे। आप कल कब फ्री हैं? ये बात सुनते ही गौतम अपने आसपास देखने लगा। ठीक है, मैं कल सुबह ऑफिस आता हूँ। ओके सर, मैं आपका वेट करूंगा। गौतम ने अगले ही पल कॉल काट दिया और किचन के बाहर जाने लगा, लेकिन बाहर जाते ही उसे सामने अवनी खड़ी दिखाई दी। इस वक्त तुम फोन पर किससे बात कर रहे थे? वो कुछ नहीं अवनी, बस आजकल मुझे क्रेडिट कार्ड्स वालों के बहुत कॉल्स आने लगे हैं। मैं परेशान हो गया हूँ, ये लोग किसी भी टाइम कॉल कर देते हैं। ये सुनकर अवनी एक पल के लिए खामोश हो गई और बिना कुछ कहे अपने रूम में जाकर बेड पर सो गई। अवनी के जाते ही गौतम गहरी सांस लेकर अपने सिर से पसीना साफ करने लगा। अगले ही पल उसने भी रूम में जाकर जमीन पर अपना गद्दा लगा लिया। अगली सुबह गौतम अपना घर का काम खत्म करके मैरियट जाने के लिए निकल गया। वो अवनी से मार्केट के काम का बहाना बनाकर निकला था, इसलिए उसे जल्दी से जल्दी घर वापस पहुंचना था। घर से थोड़ी ही दूर जाने पर उसे अभिनव का कॉल आ गया। गुड मॉर्निंग सर, मैंने सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव को इन्फॉर्म करके मीटिंग के लिए बुला लिया है। आप कब तक पहुंच रहे हैं? सभी आपसे मिलने के लिए बेताब हैं। मिस्टर गुप्ता, आपने मीटिंग रखने से पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं? मैं नहीं चाहता मेरी असलियत किसी को पता चले। प्लीज कैंसिल दिस मीटिंग। सॉरी सर, मैं अभी मीटिंग कैंसिल कर देता हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, आपके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। गुड, आप अपने केबिन में रहिए, मुझे आपसे मिलकर जल्दी निकलना है। गौतम ने अगले ही पल कॉल काट दिया। कुछ ही देर में उसने मैरियट पहुंचकर कार पार्क कर दी। कार पार्क करके गौतम बिल्डिंग के अंदर जाने लगा, लेकिन अंदर जाने से पहले ही उसकी नजर सामने खड़े कपल पर चली गई। लड़के ने ब्लैक सूट पहना हुआ था और साथ खड़ी लड़की ने बहुत ही महंगी ड्रेस पहनी हुई थी। दोनों को देखकर कोई भी ये कह सकता था कि वो किसी अमीर फैमिली से थे। उन दोनों को सामने देखते ही गौतम ने अपनी नजरें चुरा लीं। गौतम की हालत देखते ही लड़की जोर जोर से हंसने लगी। अरे जीजा सा, आप यहाँ कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए? इस कंपनी में लूजर्स के लिए कोई जगह नहीं है। ये बात सुनते ही गौतम अपना गला साफ करके आसपास देखने लगा। दरअसल उसके सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं, अवनी की कजन शनाया ही थी। शनाया बचपन से ही अवनी को पसंद नहीं करती थी। इसकी कई सारी वजहें थी। अवनी का दिमाग बचपन से ही बहुत तेज था। वो दिखने में बहुत सुंदर थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो एक नजर में किसी भी लड़के को अपना दीवाना बना डालती थी और इसी वजह से शनाया उससे नफरत करती थी। लेकिन अवनी की शादी गौतम जैसे लूजर से होने के बाद शनाया सबसे ज्यादा खुश हुई थी। आज शनाया की शादी शहर के सबसे अमीर आदमी रघुवीर पंडित के इकलौते बेटे सिद्धार्थ पंडित से होने वाली थी। रघुवीर पंडित भी मैरियट के साथ मिलकर ही काम करता था
और मैरियट की ही बदौलत उसका जोधपुर शहर में बहुत दबदबा था। और इसी दबदबे और नाम को देखकर अवनी की दादी गायत्री देवी ने अपनी पोती की शादी रघुवीर पंडित के बेटे सिद्धार्थ पंडित के साथ तय कर दी। सिद्धार्थ के साथ शादी तय होने के बाद शनाया गौतम और अवनी को ताने देने का मौका ढूंढती रहती थी। गौतम हमेशा की तरह आज भी शनाया के ताने सुनकर खामोश खड़ा था। खैर छोड़ो, तुम क्या ही कहोगे। वैसे भी तुम्हारे जैसे आदमी की हमारे सामने खड़े होने की भी औकात नहीं है। वेल, हम लोग शेखर अंकल को अपनी शादी का कार्ड देने आए हैं। अगर तुम चाहो शादी में आ जाना, मैं तुम्हारे लिए एक वेटर की जगह रिजर्व करवा दूंगी। थैंक यू मेरे बारे में सोचने के लिए, लेकिन मुझे तुम्हारी शादी में वेटर बनने का कोई शौक नहीं है। गौतम की बात सुनकर सिद्धार्थ उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। गौतम के सिंपल से कपड़े देखकर सिद्धार्थ मन ही मन हंस रहा था, लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि इन सिंपल से कपड़ों के पीछे मैरियट का मालिक खड़ा था। और तो और जिस आनंद शेखर को वो शादी का कार्ड देने जा रहे थे, वो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे था। अच्छा, तो यही हैं गौतम द घर जमाई। भाई, बहुत सुना है मैंने तुम्हारे बारे में कि तुम अपनी पत्नी के टुकड़ों पर पलते हो। आज फाइनली तुम्हारे दर्शन हो ही गए। वैसे फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इस बिल्डिंग में लूजर्स की जगह नहीं है। मैं यहाँ जॉब के लिए आया हूँ। जॉब के लिए? सीरियसली? यहाँ झाड़ू पोछा करने वालों की कोई वैकेंसी नहीं निकली है जो मुंह उठाकर यहाँ आ गए। ये बात कहकर शनाया सिद्धार्थ को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। सिद्धार्थ ने उसी वक्त अपनी कार से कोल्ड ड्रिंक का कैन निकाल लिया और गौतम को देखकर पीने लगा। शनाया, लगता है बेचारा गार्ड की नौकरी के लिए आया होगा। ये कहते हुए सिद्धार्थ गौतम की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। उसने अगले ही पल एक घूंट में कैन खाली करके जमीन पर फेंक दिया। तुम्हारी औकात इस कंपनी का कचरा उठाने की भी नहीं है। जाओ, जाकर सड़क का कचरा उठाओ। शुरुआत मेरे फेंके हुए इस कैन से कर लेना। कुछ ना कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे, और अगर नहीं मिले तो ये लो, ये रख लो, काम आएंगे। सिद्धार्थ ने हंसते हुए गौतम की जेब में 500 का नोट डाल दिया। ये तो वक्त ही बताएगा कि ये 500 का नोट किसे काम आने वाला है। ऐसा ना हो कि तुम्हें इस 500 की जरूरत पड़ जाए। क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने, साले झाड़ू पोछा लगाने वाले? अब आगे जो भी बोलो सोच समझ कर ही बोलना, वरना ये झाड़ू पोछा लगाने वाला क्या करेगा तू सोच भी नहीं सकता। क्या कर लेगा? बोल, क्या करेगा? बेबी छोड़ो ना, तुम किस लोफर से मुंह लगकर अपना टाइम खराब कर रहे हो? हम जिस काम से आए वो कर लेते हैं। इस आदमी के पास तो वैसे भी कोई काम धंधा नहीं है। गौतम की बात सुनकर सिद्धार्थ की आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थीं। पैसों की गर्मी उसके मुंह से निकले एक एक शब्द में साफ झलक रही थी। लेकिन इस वक्त वो अपनी शादी का कार्ड देने आया था, और इस शुभ घड़ी में वो अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था। वो तुरंत शनाया के साथ बिल्डिंग के अंदर चला गया। गौतम एक टक उन दोनों को जाते हुए देखने लगा। अगले ही पल वो भी लिफ्ट से अभिनव के कैबिन की तरफ चला गया। वहीं शनाया और सिद्धार्थ चेयरमैन के कैबिन के साइड में आकर खड़े हो गए। सिद्धार्थ के दिमाग में अभी तक गौतम की कही हुई बात चल रही थी। वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता था, इसलिए अपने गुस्से को शांत करने के लिए वो कैबिन के साइड में जाकर खड़ा हो गया। छोड़ो ना बेबी, तुम अभी तक उस घर जमाई के बारे में सोच रहे हो। शनाया, इस घर जमाई ने इस बार गलत आदमी से पंगा ले लिया है। एक बार शादी हो जाने दो। मैंने इसे कुत्ते का पट्टा पहनाकर पूरे जोधपुर में नहीं घुमाया ना, तो मेरा नाम भी सिद्धार्थ नहीं। वहीं दूसरी तरफ गौतम सीधे अभिनव के कैबिन में चला गया। उसे सामने देखते ही अभिनव अपनी चेयर से खड़ा हो गया। सर प्लीज कम। थैंक यू मिस्टर गुप्ता। अच्छा ये बताइए, आप रघुवीर पंडित और उसके बेटे सिद्धार्थ पंडित को जानते हैं? यस सर, मिस्टर रघुवीर हमारी कंपनी के साथ ही मिलकर काम करते हैं। वो तो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन आप क्यों अचानक उनके बारे में पूछ रहे हैं? ठीक है, आज के बाद रघुवीर पंडित मैरियट के साथ मिलकर काम नहीं करेगा। उसके साथ हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं अभी के अभी सारे कैंसिल कर दो, और फोन करके उसे बोलना कि हम झाड़ू पोछा लगाने वाले लोगों के साथ काम नहीं करते। ये बात कहते हुए गौतम अभिनव की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। क्या सिद्धार्थ
गौतम को चेयरमैन के साथ बातें करते देख लेगा? क्या अवनी गौतम के लाए हुए पैसों का सच जान पाएगी? क्या होंगे इन सारे सवालों के जवाब? गौतम की बात सुनते ही अभिनव समझ गया था कि गौतम ने बिना कुछ सोचे इतनी बड़ी बात नहीं की है। अभिनव ने इमीडिएटली रघुवीर पंडित को कॉल लगा दिया। गौतम मुस्कुराते हुए पास में रखी चेयर पर बैठ गया। हेलो मिस्टर रघुवीर, मैं मैरिट ग्रुप का न्यू चेयरमैन अभिनव गुप्ता बात कर रहा हूं। न्यू चेयरमैन शब्द सुनते ही रघुवीर एक पल के लिए सक पका गया। यस मिस्टर गुप्ता। आपके लिए एक बुरी खबर है। आज से मैरिट ग्रुप आपके साथ काम नहीं करेगा। आपके साथ हमारी जितनी भी डील साइन हुई हैं, उन्हें मैं अभी के अभी कैंसिल करता हूं। डॉक्यूमेंट आपके ऑफिस तक पहुंच जाएंगे। और हां, एक बात और, मैरियट झाड़ू पोंछा लगाने वालों के साथ मिलकर कभी काम नहीं करता। इससे पहले कि रघुवीर ये बात समझ पाता और कुछ जवाब दे पाता, अभिनव ने फोन काट दिया और गौतम को देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ और शनाया चेयरमैन से मिलने का वेट कर रहे थे। ऑफिस के अंदर आते ही उसे पता लग गया था कि मैरियट का चेयरमैन अब अभिनव गुप्ता बन गया है। इस बात से सिद्धार्थ को हैरानी तो हुई, लेकिन वो अभिनव से मिलकर जाना चाहता था। बहुत देर वेट करने के बाद भी सेक्रेटरी उसे अंदर जाने नहीं दे रही थी, लेकिन अब सिद्धार्थ के सब्र का बांध टूट चुका था। और कितनी देर वेट करना होगा मुझे? आप एक बार चेयरमैन सर को कॉल कीजिए। मेरा नाम सिद्धार्थ पंडित है, वो शायद मेरे बारे में जानते होंगे। जैसे ही सिद्धार्थ की बात खत्म हुई, सेक्रेटरी के पास अभिनव का कॉल आ गया। अभिनव से बात करने के बाद सेक्रेटरी सिद्धार्थ को देखने लगी। देखते ही देखते उसने सिक्योरिटी को कॉल कर दिया। जल्दी से चेयरमैन सर के केबिन पर कुछ लोग भेजो। चेयरमैन शब्द सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड्स भागते हुए बिल्डिंग के अंदर आ गए। सिद्धार्थ और शनाया इससे पहले कि कुछ समझ पाते, उनके सामने गन्स लिए बहुत सारे गार्ड्स खड़े हो गए। ओ हेलो, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है, इस तरह घेर कर क्यों खड़े हो? आई एम सॉरी मिस्टर सिद्धार्थ पंडित, लेकिन आपकी कंपनी के साथ मैरियट ने सारी डील्स कैंसिल कर दी हैं और चेयरमैन सर ने कहा है कि हम झाड़ू पोंछा लगाने वालों के साथ काम नहीं करते। व्हाट? ये क्या बकवास है? सिद्धार्थ ये कहते हुए सोच में पड़ गया, क्योंकि अभी अभी उसने यही बात गौतम से कही थी। लेकिन इससे पहले कि वो इस बात के बारे में सोचता, उसे अचानक याद आया कि उनका आधा काम मैरियट ग्रुप की वजह से चल रहा था। अगर आज मैरियट ग्रुप उनके साथ सारी डील्स कैंसिल कर देता है तो वो रातों रात सड़क पर आ जाएंगे। ये बात सोचते हुए उसका माथा पसीने से तरबतर हो गया। मुझे चेयरमैन सर से बात करनी है। वो अचानक इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं? कहां है सर? मैं उनसे सिक्योरिटी बाहर निकालो इन दोनों को। सेक्रेटरी की बात सुनते ही पास में खड़े लंबे तगड़े गार्ड ने सिद्धार्थ का हाथ मरोड़कर उसे नीचे बिठा दिया। सिद्धार्थ दर्द से कराहने लगा। दर्द के मारे उसकी आंखों में आंसू आने लगे। ये सब देखकर शनाया उसे बचाने के लिए आगे आ गई। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, हम जा रहे हैं। शनाया का रोता हुआ चेहरा देखकर गार्ड ने तुरंत सिद्धार्थ का हाथ छोड़ दिया, लेकिन सिद्धार्थ अभी तक दर्द के मारे चीख रहा था। तभी उसके पास रघुवीर पंडित का फोन आ गया। सिद्धार्थ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुमने मैरियट में जाकर क्या रायता फैलाया जो उन्होंने हमारे साथ सारी डील्स कैंसिल कर दी? तुम्हें शादी का कार्ड देने के लिए भेजा था या फिर ये मुसीबत खड़ी करने के लिए? पापा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो यहाँ सिर्फ शनाया के साथ कार्ड देने आया था। मैं तो चेयरमैन सर से मिला भी नहीं। शट अप। मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मुझे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम रोड पर आ सकते हैं। अभी के अभी वहां से निकलो और यहाँ आओ। अपनी बात खत्म कर रघुवीर ने एक झटके में कॉल काट दिया। कॉल कटने के बाद सिद्धार्थ अपने आसपास खड़े गार्ड्स को देखने लगा और बिना कुछ कहे बिल्डिंग के बाहर चला गया। उसे जाते हुए देखकर शनाया भी वहां से निकल गई। अचानक इतनी बड़ी बात ने सिद्धार्थ को अंदर तक हिला दिया था। वो अभी तक समझ नहीं पाया कि असल में हुआ क्या। कार में बैठते ही अचानक उसका ध्यान गौतम के साथ हुई बहस पर चला गया। शनाया, मुझे लगता है ये सब उस गौतम का ही किया धरा है।
शनाया तुरंत बोली, क्या वो स्टूपिड ऐसा कर सकता है क्या? उसकी औकात मैरियट में सफाई करने की भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर सकता है, लेकिन इसके पीछे जो भी गड़बड़ है मुझे पता करना ही होगा। सिद्धार्थ अगले ही पल शनाया के साथ अपनी कार लेकर निकल गया, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं शक का बीज पैदा हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ को सबक सिखाकर गौतम मन ही मन बहुत अच्छा फील कर रहा था। वो अगले ही पल सारे डॉक्यूमेंट साइन कर अपने घर की तरफ निकल गया, लेकिन घर पहुंचते ही उसका खिलखिलाता हुआ चेहरा एक ही पल में मुरझा गया। हॉल के सोफे पर अवनी की दादी गायत्री देवी बैठी थी। गायत्री देवी ने अपने गले में सोने की एक बड़ी माला पहनी हुई थी और हाथों में कई सारी अलग अलग तरह की अंगूठियां, लेकिन उनकी चढ़ी हुई नाक को देखकर यह साफ मालूम चल रहा था कि अनिल के छोटे से घर में आकर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। अनिल जब से अग्रवाल मेंशन से अलग हुआ था, तब से गायत्री देवी ने अनिल के घर पर कदम नहीं रखा था। आज अचानक उन्हें सोफे पर बैठा देख गौतम के मन में ढेर सारे सवाल चलने लगे। वो अगले ही पल गायत्री देवी के पैर छूने के लिए आगे आ गया। गौतम को देखते ही गायत्री देवी ने अपना मुंह घुमा लिया, क्योंकि गौतम उन्हें फूटी आंख भी पसंद नहीं था। एक अजीब सी खामोशी हॉल में छाई हुई थी। अनिल और अवनी एक दूसरे को देख रहे थे। उसी वक्त गीता ने चाय का कप गायत्री देवी के सामने रख दिया। ये लीजिए मासा चाय। गायत्री देवी बिना कप को हाथ में लिए उसे सूंघने लगी। कप को सूंघते ही उसने अपनी नाक चढ़ा ली और गुस्से में गीता को देखने लगी। इतनी पतली चाय, लगता है सारी मलाई खुद ही चट कर जाती हो। चाय पतली और तुम मोटी होती जा रही हो। डस्टबिन में फेंक दो इसे। ये बात सुनते ही गीता ने अपना सर नीचे कर लिया। जैसे गीता गौतम को ताने कसने का एक भी मौका नहीं छोड़ती, वैसे ही गायत्री देवी गीता को जलील करती है। सुनो तुम सब, मैं यहाँ बस शनाया की शादी का कार्ड देने आई हूँ। शनाया का होने वाला ससुराल हैसियत में हमसे बहुत बड़ा है और बहुत पैसे वाला है। वैसे तो मैं चाहती नहीं थी कि तुम लोग शादी में आओ, लेकिन पार्टी में आने वाले लोग इस बात को लेकर तमाशा खड़ा कर देंगे, क्योंकि तुम लोगों ने समाज में हमारा नाम जो बहुत रोशन कर रखा है। ये बात कहते हुए गायत्री देवी घूरकर अवनी और गौतम को देखने लगी। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। इसलिए शादी में आ जाना, पर खाली हाथ नहीं, महंगा गिफ्ट ही लेकर आना। पार्टी में बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, उनके सामने 500,000 वाला बुके लेकर मत आ जाना। अनिल का भाई सौरभ शनाया की शादी में 35 लाख की कार गिफ्ट कर रहा है। अब इतनी महंगी कार देने की तो तुम्हारी औकात है नहीं, तो कम से कम 5 लाख का नेकलेस ही ले आना। ये बात सुनते ही अवनी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि परिवार की सेविंग्स का सारा पैसा उसने गौतम के दोस्त को दे दिया था। लेकिन दादी साहब, 5 लाख तो बहुत ज्यादा है। हम लोग इतना महंगा गिफ्ट नहीं दे पाएंगे। हाँ मासा, अब देखिए ना, फैमिली की कोई सेविंग भी नहीं है, तो इतना महंगा गिफ्ट। किडनी बेचो या घर, मैं नहीं जानती, पर गिफ्ट कम से कम 5 लाख का होना ही चाहिए। गायत्री देवी की गुस्से भरी आवाज सुनकर सभी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। अपनी बात खत्म कर गायत्री देवी गुस्से में घर से बाहर निकल गई। हॉल में एक अजीब सी टेंशन का माहौल छा चुका था। वाह, बताओ, 5 लाख तो ऐसे कह गई जैसे 5 रुपए हो। शनाया की शादी को लेकर तो हर बात में इतना सोच रहे हैं। अवनी की शादी में इन लोगों को क्या हो गया था? अवनी की शादी में जितने भी लोग आए थे, मैंने एक एक के लिफाफे देखे हैं। किसी ने 500 के ऊपर लिफाफे में नहीं डाले। फोकट में इतना सारा माल खाकर निकल गए। और आज शनाया की शादी में 5 लाख का गिफ्ट, 35 लाख की गाड़ी। भगवान ही जाने ये कैसी लीला चल रही है। हाँ, लेकिन गीता, अब माँ ने कहा है तो देना पड़ेगा ना। क्या देना पड़ेगा? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है कि सोते वक्त तकिए के नीचे रख दिया था? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं,
कि हमारे ऊपर अभी भी 27 लाख का कर्जा है। कहाँ से लाएंगे इतने महंगे गिफ्ट के लिए पैसे? लेकिन माँ यहाँ से बहुत गुस्से में गई है। हम एक काम करते हैं कि ये घर गिरवी रख देते हैं, नेकलेस लिया जाएगा और बाकी बचे पैसे गौतम के दोस्त को दे देना। डैड, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम सिर्फ शनाया की शादी में महंगा गिफ्ट देने के लिए अपना घर तो गिरवी नहीं रख सकती, वो भी दादी सा की झूठी शान के लिए। हाँ, और घर गिरवी रख देंगे तो रहेंगे कहाँ? सड़क पर। ये बात कहते हुए गीता गुस्से में अनिल और गौतम को देखने लगी। गौतम अगले ही पल अपनी नजर घुमाकर अवनी को देखने लगा। इस वक्त उसकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अवनी बेटा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, हम लोग सस्ता सा नेकलेस ले लेते हैं। यस मॉम, आजकल बहुत अच्छे डुप्लीकेट डिजाइन आए हैं जो क्लासी भी है और शनाया डेली वेयर में भी यूज कर सकती है। गौतम, कार निकालो, लेट्स गो। कुछ ही देर में सब जोधपुर के ओल्ड मार्केट की तरफ निकल गए। ओल्ड मार्केट की बड़ी सी ज्वेलरी शॉप के बाहर आकर गौतम ने कार रोक दी। ये जोधपुर की एक बहुत फेमस ज्वेलरी शॉप थी, जहां कई शादी करने वाले लोग अपनी शादी की शॉपिंग करने आते थे। शॉप की चकाचौंध को देखकर अवनी को अपने बजट का ध्यान आ गया, जो शायद ना के बराबर ही था। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद सभी लोग एक शॉप के अंदर चले गए। शॉप के अंदर घुसते ही एक मोटा आदमी उन सभी को देखकर मुस्कुराने लगा। उस आदमी ने अपने हाथ और अपने गले में बहुत सारा गोल्ड पहन रखा था, जिसे देखकर यह साफ मालूम चल रहा था कि वो ही दुकान का मालिक है। खम्मा घड़ी सा खम्मा घड़ी, आओ आओ, कहीं क्या दिखाऊं? हमें नेकलेस और इयररिंग्स देखने हैं। हाँ, या लियो, या देखो, एक से एक डिजाइन है। शॉप ओनर ने अगले ही पल एक के बाद एक बहुत सारे महंगे नेकलेसेस का ढेर लगा दिया। अवनी हर नेकलेस को देखने से पहले उसकी प्राइस का अंदाजा लगा रही थी। सभी नेकलेस उसके बजट से बाहर थे। गौतम भी इस बात को समझ चुका था। इतना सारा ढेर लगाने के बाद भी अवनी ने अब तक कुछ पसंद नहीं किया था। ये देखकर शॉप ओनर बुरी तरह से झल्ला गया। साथ ही गौतम और अवनी को इशारों में बात करते देख उसे लगा कि कहीं ये फ्रॉड तो नहीं, जो ऊपर से खानदानी पर अंदर से कंगाल हैं और यहां चुपके से अपना हाथ साफ करके चले जाएंगे। उसने अगले ही पल बाहर खड़े गार्ड को इशारा कर दिया और गार्ड्स तुरंत अंदर आ गए। साथ ही अवनी, गौतम और गीता पर नजर रखने लगे, जिसे देख अवनी और गीता घबरा गए। आखिर क्या होगा? शॉप ओनर का अगला कदम? क्या अवनी की फैमिली शनाया को महंगा गिफ्ट दे पाएगी? क्या होंगे इन सारे सवालों के जवाब? गार्ड्स को देखते ही गीता और अवनी हड़बड़ा गई। गौतम डेलिब्रेटली अवनी और गीता का टेंशन एक सुंदर नेकलेस की ओर लगाता है और अवनी अगले ही पल उन्हें नजरअंदाज करके नेकलेस ट्राई करने लगी। अजी, अब मैं थारे सामने इतना महंगा महंगा डिजाइन को ढेर लगा दियो, अब या में भी थारे को पसंद को नहीं आ रही हो तो मने बता दो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे इसमें से पसंद है, लेकिन का है भाई जी, मैं तने झूठ को नहीं बोल रही हो। दुकान माले खूब ग्राहक आवे है, लेकिन मैं कदे काउंटर से उठकर कीणो गहना कौन दिखाऊं? हमारी दुकान का सेल्समैन ही दिखावे है। थैंक यू, मैं इसमें से पसंद कर लेती हूँ। ये बात कहते हुए अवनी टेबल पर रखा नेकलेस ध्यान से देखने लगी। उस नेकलेस की चमक से ये साफ पता चल रहा था कि वो बहुत महंगा नेकलेस था, जिसके ऊपर ग्रीन स्टोन्स का काम किया हुआ था और बहुत ही खूबसूरत डिजाइन पूरे नेकलेस पर बनाए हुए थे। लेकिन अवनी की सुई कहीं ना कहीं उसी नेकलेस पर आकर अटक चुकी थी। गौतम उस नेकलेस को देखकर अवनी की आंखों में आई गहरी चमक को देख रहा था। उसका मन हुआ कि वो अभी के अभी अवनी के लिए वो नेकलेस खरीद ले। अजी, ये तो बहुत ही रेयर पीस है, प्योर जोधपुरी डिजाइन, काम भी चोखो और डिजाइन भी चोखो। भाई जी, थे पहन कर देखो। ये कहते हुए ओनर ने टेबल से वो नेकलेस निकाल लिया। नहीं नहीं, ये बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है, हमारा बजट सिर्फ 50,000 है। 50,000 सुनते ही शॉप ओनर का दिमाग सनक गया। उसके चेहरे का रंग लाल पड़ गया। अगले ही पल वो टेबल पर रखे नेकलेस गुस्से से समेटने लगा।
आसपास खड़े बाकी के सेल्समैन और गार्ड्स भी अपना काम छोड़कर अपने सेठ को देख रहे थे। क्या हुआ? आप ये सारे पीसेस समेट क्यों रहे हैं? तो काय करूं, थाने पैक करके दे दूं। अरे भाई जी, जब थारो बजट है ही कोई नहीं तो ये बात तो मने पहले बतानी चाहिए थी। बेमतलब मारो टाइम खराब कर दियो। अरे ऐसी बात नहीं है, हम नेकलेस ले तो रहे हैं, बस हमें थोड़ा सस्ता चाहिए। अरे भाई जी, जब अतरा महंगा गहना लेने की हैसियत ही कोनी तो मने बता देते। पता नहीं कहां कहां से आ जावा है, खामखा इतना महंगा महंगा सेट खुलवा दिया। अपने सेठ की गुस्से भरी बात सुनकर सभी सेल्समैन अपना काम छोड़कर उसके पास आकर खड़े हो गए। उन लोगों को देखकर गीता और अनिल का गला सूख गया। मैडम, पहले बोल देते कि आपका बजट नहीं है, और जो नेकलेस आपने देखा वो भी बहुत रेयर है। आपको देखने से पहले ही बोल देना चाहिए। अरे तो हम क्या करें, यही साहब हमारे सामने ज्वेलरी का ढेर लगा रहे थे, इसमें हमारी क्या गलती है? वाह भाई, उल्टो चोर कोतवाल ने डांटे। माने तो घनी देर पहले ही समझ में आ गया था कि थारी जेब में पैसा कोनी, बस महंगो सामान। बस बहुत हो गई थारी बात, कब से सुन रही हूँ। राजू, ले पुलिस ने फोन कर मारी दुकान में आके मणई धमकी। देखते ही देखते बात बढ़ने लगी। ये देखकर अवनी का गला सूख गया। सामने खड़े सेल्समैन अब उसकी बात सुनने को भी तैयार नहीं थे। गौतम, चलो हम कहीं और चलते हैं। मैडम, कहीं और जाकर उनका भी टाइम खराब मत कर देना। ये बात सुनते ही काउंटर से दूसरा सेल्समैन निकलकर बाहर आ गया और गुस्से में गौतम और अनिल को देखने लगा। अरे सर, इन लोगों की वजह से ही मार्केट बदनाम होता है। मैंने कल भी इन दोनों को एंटीक मार्केट में देखा था। वहां भी ऐसे टाइम पास करने के लिए शोरूम में घुस गए और 8 लाख का एंटीक स्टैचू तोड़ दिया, और जब पैसे भरने की बारी आई तो वहां से 9, 2, 11 होने लगे। अच्छा, तो ये वही लोग हैं। अब मुझे समझ में आया, अपनी बीवी के लिए कुछ नहीं खरीद सकता, इसलिए महंगा नेकलेस देखकर उसे चोरी करने का इरादा है इसका। क्या कहा तुमने? तुम्हें कैसे पता कि मैं खरीद सकता हूं कि नहीं? गौतम के मुंह से निकली आवाज ने सभी को हिला दिया था। दुकान का सेठ अब किसी भी पल गौतम के ऊपर हाथ उठाने के लिए तैयार था। यह देखकर अवनी के सिर से पसीना आने लगा और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अरे वो नेकलेस 12 लाख को है, तू खरीद सके है कई, और खरीद सके है तो फिर लापीसा दे। तमाशा लग चुका था। दुकान में मौजूद कुछ कस्टमर्स की निगाहें भी गौतम और अवनी पर टिकी थी। गौतम चाहे तो वो अभी के अभी अवनी के लिए पूरी दुकान खरीद सकता था, लेकिन इस वक्त वो अपनी पहचान किसी को बताना नहीं चाहता था। वहीं गीता गौतम की चुप्पी को देखकर मन ही मन उसे कोस रही थी। अवनी ने सभी लोगों की सवालिया निगाहों से बचने के लिए दुकान के ओनर के सामने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में नमी साफ दिखाई दे रही थी।